आ गया। तो चलिए देखिए, भाषा का मतलब मैंने क्या बताया आपको कि संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है ये भाषा। और भाष का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? वाणी की अभिव्यक्ति, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच, है ना। अब आते हैं भाषा क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, है ना। तो भाषा क्या होता है बाबू? कहता है कि मनुष्य या फिर व्यक्ति अपने विचारों के आदान प्रदान करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। मनुष्य अपने विचारों के आदान प्रदान करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करेगा उसे हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। क्लियर हो पा रही है? मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा नहीं अभी। कह रहा है कि व्यक्ति अपने विचारों का, किसको बाबू? अपने विचारों के आदान प्रदान करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। क्लियर हो गई बात? मतलब क्या है? हम अपने विचारों को अगर आप तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम किसका सहारा लेंगे? भाषा का। और भाषा में कुछ ऐसे साधन होंगे, है ना, जिस साधन के माध्यम से हम अपने विचार को आप तक पहुंचा पाएंगे, है ना। तब जाकर आप मेरे विचारों को समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो उन्हीं साधनों को हम क्या कहते हैं बाबू? भाषा कहते हैं। अब कहता है कि ये जो भाषा है अपने विचारों को पहुंचाने का जो एक माध्यम है, इनको कितने तरीके से पहुंचाया जा सकता है? कहता है 3 तरीके से हम अपने विचारों को क्या कर सकते हैं? पहुंचा सकते हैं। तो 3 तरीके से, तो 3 तरीके कौन कौन से हैं? कहता है पहला है मौखिक। कौन सा है बाबू? मौखिक, ओरल, है ना, मौखिक है। फिर क्या है? लिखित है। क्या है बाबू? लिखित है, लिखकर। और तीसरा क्या है? सांकेतिक। तीसरा क्या है बाबू? सांकेतिक माध्यम से, है ना। अब कहता है कोई मनुष्य अपने विचार को किस तरीके से पहुंचाएगा आप तक, है ना। मैं अपने विचार को कैसे पहुंचाऊंगा आप तक? तो आप क्या कह सकते हो? मौखिक रूप से पहुंचा सकता हूं। मैं मुख से जो बोल रहा हूं शब्द, और जिन शब्दों के माध्यम से मेरे विचार आप तक पहुंच रहे हैं, वह कौन सा माध्यम है? मौखिक माध्यम है। मौखिक मतलब बोलकर मैं अपने विचारों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। क्लियर हो गई बात? तो हम बोलकर अपने विचार को किसी तक क्या कर सकते हैं? पहुंचा सकते हैं। किसी से कुछ मांगना हो, अगर बोलना आता है तो हम बोलकर मांग सकते हैं कि मुझे वो वस्तु चाहिए, तो मैं अपने विचार को पहुंचा दिया, वो व्यक्ति भी समझ गया कि मैं क्या कह रहा हूं। क्लियर है? तो मौखिक समझ में आ गया। अब कह रहा है लिखित। बहुत सारी सूचनाओं को हम लिख कर पहुंचाते हैं। बहुत सारे विचारों को हम लिखित रूप में कॉपी पर लिख कर पहुंचा देते हैं और आप पढ़ लेते हो और समझ जाते हो। पहले क्या होता था? जा कबूतर जा, चिट्ठी लेके जाता था कबूतर। तो कबूतर जो चिट्ठी लेके जाता था उसमें किस भाषा, मतलब भाषा का कौन सा माध्यम यूज होता था? उसमें लिखित माध्यम का यूज होता था। वो अपने विचार जो लिखने वाली होती थी लिख के भेजती थी ना, तो पढ़ने वाला क्या होता था? समझ लेता था कि वो क्या लिखी है या लिखा है। क्लियर है? यस सर, ये चीज तुमको बहुत समझ में आता है। अब तो तुम लोग टाइप करके भेज देते हो। कबूतर का जमाना खत्म, है ना। अब तो तुरंत का तुरंत। अब पहले 1-1 महीना 3-3 महीना जो है इंतजार होता था कि अब मैं भेजा हूं तो आएगा उधर से जवाब। पहले बताओ कितना स्लो मोशन में हर चीज होता था, है ना। लिख के दे दिया तो अब 1 महीना बाद जवाब आएगा, हाँ या ना। अब क्या है? तुरंत बोलो, खत्म। सांकेतिक का मतलब क्या है? संकेतों के माध्यम से हम अपने विचारों को पहुंचाने का काम करते हैं, है ना।
मतलब मान लो अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैं पढ़ाते समय पढ़ा रहा हूं तो अपने हाथों को ऐसे ऐसे कर रहा हूं, इशारा कर रहा हूं ना, तो ये क्या है? यही तो हमारा सांकेतिक माध्यम है ना। कोई गूंगा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा नहीं है, गूंगा है तो बोल नहीं सकता है, पढ़ा लिखा नहीं है तो लिख भी नहीं सकता है। अगर उसको पानी पीना है, प्यास लगा है, तो क्या बोलेगा, कैसे मांगेगा? सांकेतिक माध्यम का यूज करेगा, कहेगा कि मुझे पानी चाहिए, ऐसे इशारा करेगा, ऐसे करेगा, चाहे ऐसे करेगा, मुझे पानी चाहिए। भूख लगा, मुझे खाना खाना है, तो कहेगा कि मुझे खाना खाना है, ऐसे पेट पे ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, है ना। इशारा किया, तो इशारा किया तो हम समझ गए उसकी भावनाएं क्या हैं, वो क्या कहना चाह रहा है ना, उसके विचार क्या हैं, हम समझ पा रहे हैं। तो ये 3 माध्यमों के द्वारा हम चीज़ों को समझ पाते हैं। जैसे सांकेतिक माध्यम में मैं बार बार आपको उदाहरण बताता हूँ, है ना। बिहारी, कवि बिहारी का जो वो लाइन था, किसको याद है? किसी को याद है? बहुत बढ़िया, हाँ याद है किसको? हाँ, तो हुआ क्या था अब बताओ। एक सभा हो रही थी, वहाँ पे नायक नायिका मौजूद थे, है ना। नायक के भी घर वाले थे, नायिका के भी घर वाले मौजूद थे। प्रेमी प्रेमिका समझो, नायक नायिका नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है। अब वो आपस में बात कर रहे हैं, तो कैसे बात कर रहे हैं? सांकेतिक माध्यम से बात कर रहे हैं। कवि बिहारी लिखते हैं कि कहत नटत रीझत खीझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन से ही सब बात। अब बताओ इसका अर्थ क्या होगा? तो जो नायक है ना, सब लोग मौजूद है हॉल में, सारे सगे संबंधी, अब उनके सामने कैसे बात करें? इशारा करता है, कहता है कहत, कहता है चलो बाहर चलते हैं, बात करते हैं, यहाँ सबके सामने कैसे बात करें? कहता है कहत, तो नटत मना कर देती है तुरंत, कहते ना नहीं जाएंगे, इशारे में मना करती है। कहत नटत रीझत खींचत, वो रीझ जाता है, कहता नहीं चलवे करो अब बाहर। हाँ, कहत नटत रीझत खींच, इसी पे वो खींच जाती है, बक नहीं जाएंगे अब ठीक है। मिलत खिलत लजियात, अब इतनी बातें हो रही हैं, उनकी आंखों से आंखें जब मिलती हैं तो मिलत खिलत, जैसे ही आंखों से आंखें मिलती हैं उनके चेहरे खिल जाते हैं, मुस्कुराने लगते हैं वो लोग। लजियात, फिर जो है नायिका शर्मा जाती है। अब भरे भवन में करत है नैनन से ही सौ बात, तो सब बात आंखों ही आंखों में, इशारों में बात हो रही है। तो वहाँ पे कौन सा माध्यम है? सांकेतिक माध्यम है, भाषा का सांकेतिक माध्यम है। क्लियर हो गई बात। अब एक और चीज हम देखते हैं यहाँ पे, एक और चीज आता है लिपि। क्या आती है बाबू? एक लिपि शब्द आता है, स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्क्रिप्ट बोलते हैं। लिपि को क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो लिपि किसे कहते हैं बाबू? लिपि क्या होती है? कहता है कि भाषा को व्यक्त करने के लिए, लिखित रूप देने के लिए, भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का या जिन प्रतीकों का इस्तेमाल हम करते हैं, यूज हम करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्लियर हो गया? मतलब भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों या संकेतों का हम प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो मैं लिख दूं यहाँ पे, तो किसे कहते हैं बाबू? बोलो आप लोग। तो भाषा को लिखित रूप देने के लिए, कौन सा रूप? लिखित रूप देने के लिए, जिन चिन्हों का प्रयोग या उपयोग भी लिख सकते, प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। बात समझ में आई? लिपि किसे कहते हैं? तो जिन प्रतीकों और चिन्हों के द्वारा हम भाषा को व्यक्त करेंगे ना, वही हमारी क्या कहलाएगी? लिपि कहलाएगी। और यहां से प्रश्न बनता है, आ रहा है यहां तक आ रहा है? लिख सकते हैं यहां तक, ठीक है। तो अब देखो, ये जिन चिन्हों की बात कर रहा है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब यहां से कुछ प्रश्न बनते हैं, ध्यान से सुनना। कहता है कि जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि का क्या नाम है? उसकी लिपि का क्या नाम है? संस्कृत जो भाषा है उसकी लिपि कौन सी है ना? अंग्रेजी जो भाषा है उसकी लिपि क्या है? और पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? इन 4 भाषाओं की लिपियों को मैं लिखवा दे रहा हूं, ताकि आपके एग्जाम में आएगा तो आप कर लो, ठीक है। तो पहला क्या याद रखना? हिंदी। क्या याद रखो?
हिंदी, पहला आपको याद रखना है हिंदी। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है उसका नाम है देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि बाबू? देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और संस्कृत, संस्कृत संस्कृत जो भाषा है वो उसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी ही है। क्या है? देवनागरी। ये भी याद रखिएगा, देवनागरी लिपि। ठीक है। और एक और आता है पंजाबी। क्या बाबू? पंजाबी। पंजाबी की जो लिपि है उस लिपि का नाम है गुरुमुखी। कौन सी मुखी? गुरुमुखी लिपि। तो याद रखिएगा गुरुमुखी, गुरुमुखी लिपि। ठीक है। और जो चौथा है अंग्रेजी भाषा। कौन सी भाषा? अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम बताओ। रोमन लिपि। कौन सी लिपि? रोमन लिपि। ये 4 लिपियां आपको याद होनी चाहिए और यहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अब देखो, लिपि हम पढ़ रहे थे ना, तो हमारे देश में एक आप पढ़ोगे ब्राह्मी लिपि। कौन सा लिपि पढ़ोगे बाबू? ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि को 1837 में एक नाम आता है जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम आता है बाबू? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है ना, इन्होंने पढ़ा था। अब ये क्या है, ध्यान से देखिएगा। जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे, मौर्य काल पढ़ेंगे तो सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सम्राट अशोक। वो बहुत सारे शिलालेख लिखवाया था, है ना, वो बहुत सारे शिलालेख मिले हैं उसके। तो जो शिलालेख मिले हैं, पूछा जाता है वो किस लिपि के मिले हैं, तो आप क्या बताओगे? ब्राह्मी। उस तरह से तो 4 लिपियां हैं, है ना, अरमाइक है, खरोष्ठी है, ब्राह्मी लिपि है ना, और एक और लिपि है। तो 4 तरह की लिपियों में उसने लेख लिखवाया था। तो जो ब्राह्मी लिपि है, जो ब्राह्मी लिपि के जो लेख हैं वो हमारे कहाँ से मिले हैं? हमारे देश से, भारत से मिले हैं। ठीक है ना। तो उसकी खोज हुई थी। तो कहा, पूछा जाता है यहाँ पे कि उस लेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो क्या बताओगे? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? कब पढ़ा था? 1837। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है और ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि ब्राह्मी लिपि को या फिर अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है सर्वप्रथम? तो आप क्या बताओगे? जेम्स प्रिंसेप को जाता है। या फिर ऐसे पूछ देगा कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है। तो ये प्रश्न बार बार पूछता है, इसको भी लिख लीजिए आप लोग। ठीक है। अब देखो, हिंदी का एक विकास क्रम हम देख लेते हैं। हिंदी का एक विकास क्रम देख लेते हैं मोटा मोटी। हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि हिंदी का जो विकास क्रम रहा, सबसे पहले संस्कृत रहा। क्या रहा बाबू? संस्कृत भाषा आई। सबसे पहले क्या आई? संस्कृत भाषा मानी जाती है, सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है संस्कृत को। ठीक है। संस्कृत के बाद पाली भाषा आया। कौन सी भाषा आई? पाली भाषा। ठीक है। पाली के बाद आया आपका, क्या आया बाबू? प्राकृत आया। क्या आया? प्राकृत आया। तो आप जैन धर्म पढ़ोगे ना, तो जैन धर्म में उपदेश किस भाषा में दिया गया है? इस प्राकृत भाषा में दिया गया था। इसलिए जैन धर्म का नाम लिया हूं कि आप लोग बता दो। नहीं बता पाए, बहुत बढ़िया। प्राकृत भाषा के बाद क्या आया? अपभ्रंश आया। क्या आया? अपभ्रंश आया। अपभ्रंश के बाद अवहट आता है। मतलब अपभ्रंश का जो अंतिम रूप है उसको क्या माना जाता है? अवहट माना जाता है। क्या माना जाता है बाबू? अवहट। तो अवहट आया और उसके बाद माना जाता है किसका विकास? हिंदी का विकास। कई जगह आपको मिलेगा संस्कृत, कई जगह क्या मिलेगा? संस्कृत मिलेगा। संस्कृत के बाद पाली मिलेगा लिखा हुआ, फिर उसके बाद आपको प्राकृत मिलेगा, फिर उसके बाद आपको अपभ्रंश मिलेगा, फिर उसके बाद आपको सौरसेनी मिलेगा, और फिर उसके बाद आपको पश्चिमी हिंदी मिलेगा, और फिर उसके बाद आपको खड़ी हिंदी मिलेगा। ठीक है, खड़ी हिंदी मिलेगा। तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ये भी एक क्रम है, ये भी क्रम है।
दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है। इसको थोड़ा और डिटेल कर दिया गया, इसको यहीं पे ला के रोक दिया गया है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा कि हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वो क्या रहा, तो आप इसको बता सकते हो। पहले संस्कृत हुआ, संस्कृत से पाली बना, पाली से प्राकृत बना, फिर अपभ्रंश हुआ, फिर अवहट, फिर हिंदी। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि संस्कृत हुआ, फिर पाली हुआ, फिर प्राकृत हुआ, फिर अपभ्रंश, फिर सौरसेनी आया, फिर पश्चिमी हिंदी आया, फिर आपकी खड़ी बोली आई। ठीक है, इस तरह से भाषा का विकास क्रम रहा। आगे पढ़ाऊं? अवहट, हाँ अवहट, अवहट। सौरसेनी, ये अपभ्रंश है।